जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड डायनेमिक्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अभी तक हमने जो फ्लूइड है वो भी आइडियल फ्लूइड की बात की, उसमें उसका जो आइडियल फॉर्म था, जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, आइडियल फॉर्म में जो स्टैटिक फॉर्म था ना, जिसमें फ्लूइड रुका हुआ है, जिसको स्टडी स्टेट भी कहते हैं, वो पढ़ा। जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुआ आपका, है ना, आपका पास्कल लॉ, शायद पास्कल लॉ नहीं पढ़ा गया है। तो देखो अगर किसी को समझना हो पास्कल लॉ पढ़ने वाला, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा ड्रॉप भी उसको किया। उसमें ये होता है, मान लीजिए एक रुका हुआ फ्लूइड है और आपने उसमें प्रेशर लगाया तो प्रेशर यूनिफॉर्मली बढ़ जाता है। तो इसमें आप कुछ सोच सकते हो, कुछ पढ़ाने जैसा नहीं हो, इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत कम ही आते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें भी क्या, आपका डायनेमिक, जो फ्लूइड का डायनेमिक है वो पढ़ेंगे। उसमें क्या आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आता है, और कंटिन्यूटी से जुड़े जो सवाल आ सकते हैं आपके बोर्ड में या फिर जेईई मेंस में, वो देखेंगे। फिर पढ़ेंगे जो क्लास 11th की, जो मुझे लगती है सबसे बेस्ट थ्योरम है, बर्नौली थ्योरम ना, जो जब मैं क्लास 11 में था सबसे फेवरेट भी थी, और आपको मज़ा भी आएगी क्योंकि आप इसमें देखोगे कुछ और आपको एनर्जी, मतलब आप देखोगे प्रेशर को, दिखेगा कि वो एनर्जी की बात हो रही है, उसमें मास भी आ जाएगा। समझना, जो दिखेगा वो आपको होगा नहीं बिल्कुल, और जो समझा पाएगा अच्छे से, तभी आप समझोगे कि एक थ्योरम प्रेशर की है, केवल थ्योरम कंटिन्यूटी की है, लेकिन उसमें एनर्जी भी आएगा, मास भी आएगा, फोर्स भी आएगी, ठीक है, आपका मोमेंटम भी आएगा, और आपका रोटेशनल मोशन सिलेबस में है नहीं तो वो भी आ जाता, ठीक है। रोटेशनल मोशन को हम लोग हटा के रखेंगे। तो आपको हेडिंग डालनी है क्या आपकी, फ्लूइड डायनेमिक्स। भाई डायनेमिक का मतलब होता है जब चीज़ें चलना चालू कर दें, रुकी हुई चीज़ों में डायनेमिक्स नहीं लगाते, ठीक है। तो अब ये इसमें हमको किसको पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड को पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, आइडियल फ्लूइड की, लेकिन कुछ बातें फिर से कर लेते हैं। आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, जो इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है, जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, जिसको दबाया ना जा सके, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। अब ये दबाने वाली बात क्यों करते हैं ना, आप पहले लेक्चर्स में शायद हमने इसकी बात नहीं की। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप किसी को कंप्रेस करते हो तो उसकी आप डेंसिटी बढ़ाते हो, और डेंसिटी बढ़ाने का मतलब है जो आपका लिक्विड उसकी अलग अलग जगह में अलग अलग डेंसिटी होगी, जो हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम इनकम्प्रेसिबल मानेंगे। और जब इनकम्प्रेसिबल की बात आ जाए तो फ्लूइड हमारा बचता है केवल लिक्विड। क्यों? क्योंकि गैस तो ऐसी है कि इस पूरे जो रूम में गैस है ना हमारे, उसको हम एक जार में, एक डिब्बे में बंद कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। फिर आपका क्या है, नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस क्या, नॉन विस्कस का मतलब ये होता है एक जो फ्लूइड की लेयर है वो दूसरे के ऊपर फोर्स ना लगाए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स। अब ये लेयर्स किसकी, फ्लूइड की, ठीक, ये चीज़ आपकी हो गई। और डेंसिटी चेंज ना हो, नो चेंज इन डेंसिटी। अब देखो मोटा मोटी ऊपर वाली बातें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि इनकम्प्रेस का मतलब यही है कि डेंसिटी जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ जो आज हम लिखवाने वाले हैं, नई चीज़ ये है इरोटेशनल मोशन। इरोटेशनल मोशन का मतलब है ओमेगा की वैल्यू 0। अब इसका मतलब क्या है, जो आप देखते होगे पानी में, नदी वगैरह में गोल गोल ऐसे घूमने लगता है छोटे छोटे से, ठीक है, तो उसमें रोटेशनल मोशन ओमेगा आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी जिसको कहते हैं। इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे आइडियल फ्लूइड में, इसको हटा के, इसको एक्सक्लूड करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना तो आप समझ में आया आपको, ठीक है। अब अगर कोई बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स जो होगा उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो आप एक कुछ उसकी बातें पहले समझना। मान लो ये हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ठीक है। अब ये जो आपका फ्लो होता है, इसको हम लोगों ने नाम भी दिया है स्ट्रीम लाइन फ्लो। देखो सब किताबें ऐसा नहीं लिखती, ठीक, ये एससी वर्मा में ऐसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप कहोगे जो आइडियल नहीं होता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट मतलब ये होता है कि अनइवन चीज़ें हो रही हो ना, टर्बुलेंट जो कहते हैं ना, टर्बुलेंस आ गया उसमें आपके प्लेन में, तो प्लेन जो है वो सीधा नहीं चल रहा, अनइवन तरीके से चल रहा है, तो वो टर्बुलेंस आ जाएगा ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो। या फिर आप इसको स्टडी फ्लो भी कह सकते हो। फ्लो है, देखो एक स्टडी स्टेट होती है, कंफ्यूज मत होना, एक स्टडी स्टेट होती है, एक स्टडी फ्लो होता है। तो बहुत सी बुक इसको क्या कहती है, स्टडी फ्लो। अब देखो स्टडी फ्लो क्या होता है, लोग उससे कंफ्यूज होते हैं कि स्टडी स्टेट, स्टडी फ्लो। तो बहुत जो आपके साइंटिस्ट उन्होंने नाम ये भी रख दिया, स्टडी स्टेट की जगह स्ट्रीम लाइन, भाई एक लाइन की तरह फ्लो हो, और इसको हम लोग स्ट्रीम लाइन ऐसे मानेंगे। यहाँ से ये पानी आ रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा ये, ठीक है। आपका जो लिक्विड है, पानी तो मतलब लिक्विड है, बाकी लिक्विड में तो सब कुछ आता है ना,
यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर लिक्विड मरकरी भी तो हो सकता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया कोई, यहाँ पर आपका एक पार्टिकल लिया, ठीक है। अभी ये आपका है, यहाँ पर ये पानी यहाँ पर बह रहा है, ठीक है, ऐसे ये आपका लिक्विड बह रहा है, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर ए लिया, इस पॉइंट में जो वेलोसिटी हमारी v1 है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर लिया स्पेस टाइम में, इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो यहाँ से आप कुछ बातें लिखोगे, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो की बातें हैं, याद रखना। कौन सा फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। एट एनी पॉइंट इन स्पेस टाइम। देखो कोई बच्चा है जिसको ये ना पता हो कि स्पेस टाइम वगैरह क्या है, तो ये जो पूरी अपनी जो धरती है या फिर जो पूरा अपना यूनिवर्स, वो स्पेस टाइम उसको कहा जाता है, ठीक है। स्पेस टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है, ये ना समझना कि स्पेस टाइम अलग है। ये जो पूरा है इसी को हम लोग ये कहते हैं क्या, आपका स्पेस टाइम के जो नॉर्मल समझना है, तो ये जो पूरी जो यूनिवर्स है उसको स्पेस टाइम में ही रखा गया है, ठीक है। एक कर्वेचर टाइप का होता है जिसमें पूरी दुनिया बिछी हुई है, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो एट एनी पॉइंट इन स्पेस टाइम द वेलोसिटी, ये लिखना है आप लोगों को, द वेलोसिटी of fluid particle remains constant। अब इसका मतलब क्या है समझना, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। इन्होंने कहा एट एनी पॉइंट इन स्पेस टाइम, किसी भी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अब देखो आप समझ में आएगा विद टाइम, ये क्या कह रहे हैं, एट एनी पॉइंट इन स्पेस टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इनका कहने का मतलब है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, यहाँ से कोई एक पार्टिकल गुजरा तो उसकी क्या है, वेलोसिटी है v1। तो उसके बाद कोई दूसरा पार्टिकल गुजरा यहाँ से तो उसकी भी v1 होगी, फिर कोई तीसरा गुजरा तो इस पॉइंट पे अगर टाइम चेंज होता जा रहा है, देखो यहाँ पर मान लो 2 बजे कोई गुजरा, फिर 2:01 में कोई गुजरा, फिर 2:03 में कोई गुजरा, तो यहाँ इस पॉइंट में वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, समझना, वेलोसिटी यहाँ की चेंज है। ये दूसरा पॉइंट स्पेस टाइम में एट एनी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है वहाँ की बात हो रही ना, या फिर लिखोगे एट सेम पॉइंट, समझ लो ना, सेम पॉइंट, ये भी लिख सकते हो एट एनी पॉइंट। ये चीज़ समझ में आ रही, ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है ना, अब ये चीज़ पूरी अच्छे समझ में आई। अब देखो जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है उसके बारे में एक चीज़ और समझो। स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है, इसे मान लीजिए आपका ये है स्ट्रीम लाइन फ्लो, कहाँ बना दी, यहाँ पर ना, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो, यहाँ पर पार्टिकल आपका ए है। कोई कह दे आपसे कि ये जो पार्टिकल है हमारा, ये जो पार्टिकल है हमारा, इसकी जो आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी, ये कैसे दिखाओगे, तो उसको हम लोग टेंजेंट से दिखाते हैं। मान लो इसकी वेलोसिटी है va, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई पार्टिकल है b, इसकी स्ट्रीम लाइन में कोई पार्टिकल जा रहा है, भाई वाटर्स में भी तो पार्टिकल ही होते हैं, लिक्विड में भी तो पार्टिकल्स ही होते हैं, तो इसकी क्या आ जाएगी आपकी vb। ये चीज़ इतनी क्लियर है, ठीक है। अब अच्छे से समझना, ये चीज़ इतनी हुई, ठीक है। कोई पार्टिकल c है तो उसकी अगर पता करना तो वो ऐसे मान लो, ये तो थोड़ा गलत बन गया, उसकी जो मान लो ऐसे जाएगी निकलेगी तो c होगी, कोई पार्टिकल c है तो, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ बतानी है, ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ से एक चीज़ बतानी है, अगर आपसे कोई कह दे कि मान लीजिए एक स्ट्रीम लाइन फ्लो ऐसे है और एक ऐसे है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ, ये पेपर में आ चुका है बहुत बार, सीबीएसई बोर्ड्स में ना, जेईई नहीं पूछता है, उसके हिसाब से लो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में पूछता है। तो ये स्ट्रीम लाइन जो है इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कभी बात की होगी, अभी तो आप लोग 11th में हो तो अभी नहीं, तो इंटरसेक्ट कर सकते, ये बात है। ये थोड़ा सा गलत है, स्ट्रीम लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर सकते, तो आप लिखोगे कभी भी नहीं। क्यों? अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो आप देखोगे एक टेंजेंट बनेगा यहाँ पर और एक टेंजेंट बनेगा आपका यहाँ पर, तो इस सेम पॉइंट की आपकी कितनी डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट की एक पार्टिकल एक समय में 2 जगह जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना, मतलब नॉर्मल न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम अभी क्वांटम की बात नहीं कर रहे हैं, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ जो है, अगर कोई पूछे स्ट्रीम लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, स्ट्रीम लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी, तो कभी नहीं आपको क्रॉस लगा देना। समझ में आ रही है? ये आप इतनी बातें तो अभी नोट कर लीजिए, ये चीज़ इतनी नोट हो गई ना। देखो इसमें एक पॉइंट और भी हो सकता है, जिससे आपसे कोई कह दे कि मतलब ये जो है, मतलब समझना है तो कोई कहने वाली बात नहीं है। ये जो पार्टिकल है यहाँ पर ए, पार्टिकल जो यहाँ से गुजरा, ए पॉइंट से जो पार्टिकल गुजरा आपका, वहाँ पर जो पिछला पार्टिकल, ये जो पार्टिकल गुजरा, इसके बाद जो दूसरा पार्टिकल गुजरेगा, उसकी जो है स्पीड सेम रहेगी कि नहीं, सेम रहेगी, ठीक है। उसमें एक और बात आती है, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो पाथ जो होगा वो प्रीवियस ही पाथ होगा। मतलब नहीं समझे, अगर अब समझ जाओगे,
मान लो देखो एक ही पोजीशन में हमको दोबारा गुजरना है, एक लोग गुजर चुका है, आपको वही पोजीशन से जाना है और वही रास्ता है, मान लो पतला सा रास्ता है ना, नैरो रास्ता है, तो आप क्या कोई दूसरा पाथ तय कर सकते हो? अगर वही केवल एक रास्ता है तो आप पाथ प्रीवियसली तो फॉलो करोगे जो पहला बंदा पार करके गया, वही इन पार्टिकल्स में भी होता है। अब ये आप इतना नोट कर लो, हम इसके आगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख रहे हैं, फिर जाएंगे अपनी बेस्ट थ्योरम में जिसको कहते हैं बर्नौली थ्योरम। अब जो देखना है हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, 2-3 बार रिपीट करेंगे कि जो जितनी भी बातें हो रही हैं ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए या फिर आइडियल लिक्विड के लिए हो रही है ना। आइडियल लिक्विड ही है जिसमें जो हमने शुरुआत में क्या कहते थे एजप्शन माने थे वो हैं, एक्चुअल लिक्विड में ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, हो सकता है बहुत स्ट्रीम कंडीशन में लेकिन जनरली नहीं होता है। तो अब हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, किसके लिए या आइडियल फ्लूइड के लिए? ठीक है। अच्छा, जब आइडियल फ्लूइड की बात होगी तो आपको हमेशा लिक्विड ही लेके चलना है क्योंकि गैस तो जो है पहले रेस हार चुका है। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड सिंपल सा ये कहता है, देखो मान लो ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो है ऐसे, यहाँ पर क्या होगा आपका इसका एरिया जो है A1 है मान लो, और जो इसकी वेलोसिटी V1 है, और यहाँ का जो एरिया है वो आपका A2 है, दिख रहा है जाहिर सी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये तो चीज़ सही है। तो इसमें ये कहता है सिंपल सा जो A1 V1 है वो इक्वल होगा A2 V2 के। ठीक है, A1 V1 जो है, ये V है ना ये वेलोसिटी है, मान लो यहाँ से जो है आपका लिक्विड जा रहा है या फ्लूइड जा रहा है, यहाँ से आपका निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, समझ में आ रही बात? ठीक है, और थोड़ा सेंस लगाओगे तो पता चलेगा, यहाँ से यहाँ जो भी V1 जो स्पीड है ये हमेशा बड़ी होगी और ये जो होगी छोटी होगी। क्यों? नॉर्मल सी बात है, देखो जहाँ पर एरिया कम है, जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाती है। समझने की बात है, ऐसे जो वो रबर होती है पानी वाली ना जो आपकी, उसमें आप पाइप जो होता है उसमें अगर आप हाथ लगा देते हो तो स्पीड ज़्यादा दूर तक जाता है पानी, यानी कि स्पीड बढ़ा देता। क्यों? क्योंकि एरिया कम कर दिया। तो जो एरिया है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एरिया कम होगा, तो यहाँ वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी हमेशा कम। क्लियर है ना इतनी बात? अब ये कहते क्या है, थ्योरम क्या कहती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, और ये कोई आम थ्योरम नहीं है, इसका रोल है बर्नौली थ्योरम को प्रूफ करने में। तो ये कहता है जो A1 V1 है वो इक्वल होगा A2 V2 के, जहाँ ये एरिया है और ये आपकी क्या वेलोसिटी है। सेम गोज फॉर सेकेंड, सेकेंड के लिए भी वही चीज़ है, एरिया और वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसको अगर समझना है अच्छे से, अगर ये नहीं समझना है डिफिनीशन, तो इनका कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, थोड़ा सा गलत है, अगर यहाँ ये कर दोगे रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो, रेट ऑफ, एक मिनट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, ऐसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम लिक्विड ये जी कांस्टेंट, ये ज़्यादा सही है। मतलब अगर कोई नहीं समझा तो आप समझ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम लिक्विड, वॉल्यूम जो है जो पर सेकंड फ्लो हो रहा है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर इसको इस चीज़ को गौर से देखो तो ये क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड आपको नहीं दिख रहा है, देखो अभी दिखेगा, ऊपर जो इसका एरिया है मीटर स्क्वायर है ना, और मल्टीप्लाई में क्या है आपका वेलोसिटी, यानी कि फिर मीटर और अपॉन में सेकंड होता है इसके, तो यहाँ से मीटर क्यूब अपॉन सेकंड, यानी कि वॉल्यूम अपॉन सेकंड। तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है सेम चीज़ नहीं करी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम लिक्विड इज कांस्टेंट ना, जो रेट फ्लो होता है वॉल्यूम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, जो रेट है वॉल्यूम का वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा निकल रहा है, समझ लो ना, अगर वॉल्यूम ज़्यादा निकल रहा है तो ऐसी चीज़ नहीं होगी, यहाँ का जो वॉल्यूम है वही चीज़ यहाँ से निकलेगा, जितना वॉल्यूम आप यहाँ से दोगे उतना वहाँ से निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं पूरी? ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम की बात हो रही वो हमेशा सेम होगा। चलिए ठीक, इतना हो गया। अब बात आती है जो चीज़ आई है ये हवा में तो बात हुई नहीं, इसकी प्रूविंग होगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रूविंग भी देखेंगे। ठीक है, ये कहो तो फिगर बना रहे हैं, हाँ यही इसी फिगर में हो जाएगा, ये इतना नोट कर लिया था ना। अब हमें देखना है ये जो चीज़ है ऊपर वाली, इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो इसी में कुछ भी नहीं करना, बस इसी को हमको अच्छे से देखना है। और देखो जब आप किसी चीज़ को देखना चालू करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि तभी वो स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ याद रखना, इसका फिजिक्स में बहुत काम आएगा।
जो चीज़ हमने स्टार्ट की है जब देखना, ऐसा तो नहीं वो तभी एग्जिस्टेंस में आई है ना, हम आज देख रहे हैं वो चीज़ बहुत समय पहले से अपने एग्जिस्टेंस में है। तो यही चीज़ बहुत सारी जब प्रूविंग करते हैं उसमें यूज़ होती है ना, ऐसे कोई बात नहीं हो रही। जब हम लोग प्रूविंग करते हैं तो ये सब सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मान लीजिए ये आपकी स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से ये लिक्विड ऐसे जा रहा था ना, जैसे लिक्विड या फ्लूइड आप कहते हो कि जा रहा था ना, वैसे लिक्विड बोलेंगे कोई गलत नहीं है, क्योंकि गैस की मतलब कोई बन नहीं रहा है यहाँ पर। यहाँ से क्या हुआ, इसका एरिया जो A1 है और इसकी जो ये फ्लो जा रहा है इसका ये V1 है, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया है ये आपका A2 है और यहाँ जो फ्लो है आपका कितना है V1 है, V2 है, ठीक है। ये चीज़ तो इतनी क्लियर है। अब हमको ये प्रूफ करना है तो कुछ चीज़ें होंगी आपको देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड इन इस छोर की बात करें ना, इन इस क्रॉस सेक्शन की, डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड के अच्छा लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, या फिर इंटर लिख दो सबसे अच्छा, क्यों समझना, यहाँ से इंटर कर रहा है ना, यहाँ से लिक्विड जो है अपना इंटर कर रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे लिक्विड डिस्टेंस इंटर्स इन टाइम डेल्टा टी। समझ में आया इतनी बात, मतलब कितना लिक्विड जो है डिस्टेंस में अंदर कवर कर गया ना, ये चीज़ बात हो रही है। तो उसको आप कैसे निकालोगे, कितना अंदर कर गया, यही तो बात हो रही, कितनी डिस्टेंस कवर कर गया। तो कितनी वेलोसिटी से, V1 से है, ठीक है, और कितनी आपको टाइम बताया डेल्टा टी में, तो ये आपका कितना आएगा V1 डेल्टा टी। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं। देखो बहुत आसान चीज़ है, आप सब जानते हो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो उन्होंने यही पूछा कितना डिस्टेंस वो पाइप के अंदर चला गया है आपका लिक्विड टाइम टी में, तो V इंटू डेल्टा टी। लिक्विड डिस्टेंस इंटर्स इन टाइम डेल्टा टी, किसमें, इन पाइप, या फिर आप कह दो इन स्पिन लाइन या इन पाइप, हम अपना पाइप मान लेते हैं जो कि अनइवन शेप में, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कह दे, ये चीज़ तो पूरी समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है, ये चीज़ तो इतनी पूरी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कोई कहते कि वॉल्यूम कितना कवर हुआ, वॉल्यूम कवर्ड इन टाइम टी, टाइम डेल्टा टी ना, जो हमने डेल्टा टी लिया, तो वॉल्यूम कितना होगा आपका, एरिया इनटू आपका जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो एरिया कितना है A1 V1 डेल्टा टी। ये चीज़ हुई, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यही सेम चीज़ जो है ये इस पॉइंट के लिए होंगी। अगर हम इस पॉइंट को क्या नाम दे दें, इसको नाम हमने दे दिया था A, तो ये किसके लिए था, ये आपका पॉइंट 1 था, इसको पॉइंट 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए इतना था। अगर ये 2 के लिए हम लोग देखें तो क्या होगा, 2 के लिए आपका होगा सिंपल समझना, V1 डेल्टा टी की जगह ये कितना बाहर निकला है ना, यहाँ पर इंटर हुआ, यहाँ पर लिक्विड आपका आउट कितना हुआ, लिक्विड आउट, ठीक है। तो लिक्विड आउट कितना होगा आपका V2 डेल्टा टी, टाइम टी में लिक्विड आउट इन डेल्टा टी, ठीक है। ये लैंग्वेज यही सेम लिख लेना। और अगर कोई इसमें पूछे वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम कवर्ड हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा आउट, वॉल्यूम कितना आउट हुआ इन डेल्टा टी, ठीक, समझ में आ रही बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना आउट होगा A2 V2 डेल्टा टी। यहाँ पर किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि ये A2 V2 डेल्टा टी वॉल्यूम कैसे, भाई A2 जो है तो एरिया है, ठीक है, और जितनी डिस्टेंस है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है आपका वॉल्यूम। अगर ये हाइट में बात की जाए तो एरिया इंटू हाइट होता है ठीक है। तो ये चीज़ नहीं आ गई, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ बताओ, जितना ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ ये जो जा रहा है, ये चीज़ वहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो इन पूरी सबकी डेंसिटी कितनी होगी, इक्वल होगी, स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी कि डेंसिटी इक्वल है, ठीक है। और हम सब लोग जानते हैं जो आपका मास होता है, नहीं, जो आपकी डेंसिटी होती है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, सही बात है कि नहीं। और ये बताओ जो लिक्विड यहाँ पर है वही चीज़ वहाँ से निकलेगी, हमने किसमें, ये चीज़ तो है ना, जितनी यहाँ से जाएगी उतना वहाँ से निकलेगा। अगर सेम डेल्टा टी की बात करें, समझो इन टाइम टी जो है मास जितना यहाँ से, जितना लिक्विड जो है उसका जितना मास यहाँ पर होगा उतना ही वहाँ पर पहुँचेगा। अगर दोनों की टाइम डेल्टा टी है, एक ही समय में एक ही चीज़ तो फ्लो होगी, ये हमने पहले भी देख लिया। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो यहाँ पर आपका मास कितना आ गया, रो डेल्टा वी, सही बात है कि नहीं, ठीक है। अब अच्छे समझना, यहाँ पर मास कितना आ गया, रो डेल्टा वी, ठीक है ये चीज़ इतनी आ गई पूरी, ठीक है।
तो हम अगर बात करें जाए इधर का उधर का मास तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसके लिए अगर वॉल्यूम देखें उसके लिए देखें, समझ नहीं आ रही बात की नहीं, इसके लिए वॉल्यूम देखेंगे उसके लिए देखेंगे तो सेम ही होगा। देखेंगे 1 के लिए वॉल्यूम आपका कितना है, 1 के लिए अगर हम पूछ लें मास कितना होगा 1 का, तो 1 का मास हुआ आपका रो, ये देखो रो, और ये वॉल्यूम लिखो, इसका वॉल्यूम कितना आएगा A1 V1। अब देखो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है इन्हें लग रहा है अलग, लेकिन मास के हिसाब से देखना सबको समझ में आएगा। A1 V1 डेल्टा T आया ना, ठीक है। अब अगर इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए वॉल्यूम 2 इसका, ठीक है। अगर 2 के लिए देखेंगे तो मास की बात हो रही है, ये बात हो रही है मास की, मास कितना आएगा रो A2 V2 डेल्टा T, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ यहाँ पर मास तो दोनों का इक्वल है, क्यों मास इक्वल है, क्योंकि हम सेम समय की बात कर रहे हैं, सेम टाइम की बात कर रहे हैं। अगर अलग अलग टाइम होगा तो यहाँ से कितना लिक्विड जा रहा है, यहाँ से कितना निकल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जब हमने इसको देखना चालू किया तो एक टाइम फिक्स किया जिसका नाम रखा डेल्टा T। उस डेल्टा T में आपका मास इक्वल होगा तो आपका ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, रो A1 V1, क्योंकि ये मास के इक्वल है, जो मास सेम है, A1 V1 डेल्टा T इक्वल हुआ आपका किसके, रो A2 V2 डेल्टा T। भाई यहाँ से रो कटेगा, ठीक है। तो कुछ जो चीज़ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्या कहते हैं आर्बिट्रेरी मानते हैं वो अपने आप कट जाती है हमेशा। आपकी अगर आप सही प्रूविंग कर रहे हो तो जो चीज़ें हमको नहीं पता वो अपने आप कट जाएंगी, ठीक है। और आपका ये डेल्टा टी कट गया, आपका आया A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है आराम से प्रूफ हो गई। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो 1-2 बार रिपीट करके देख सकता है ना। और देखो अभी ये अगर किसी को इसमें कुछ कठिन लग रहा है तो अभी बर्नौली आने वाला है, उसमें दिमाग ज़्यादा खराब होगा, तो आपको क्या करना है, इसको कम से कम एक बार अच्छे से देखना है। बर्नौली क्यों अच्छी है, क्योंकि अभी तक क्लास 11 की सबसे जो कठिन प्रूविंग है वो उसी की है, लेकिन हम लोग एकदम मक्खन के तरीके आपको आराम से बताएंगे। ये भी थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन जिस हिसाब से बताया एक एक चीज़ 2 बार 3 बार बताइए कि कभी दिक्कत ना हो, और एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम था उसको V1 माना, और यहाँ मतलब जो आपकी वेलोसिटी थी V1 मानी, यहाँ पर V2 मानी, ठीक है। सबको पहले बता दिया था यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ की कम होगी क्योंकि एरिया बड़ा है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। अब हमने बात की कि जो लिक्विड है वो डिस्टेंस कितनी इंटर करेगा, तो डिस्टेंस अगर निकालना तो उसका फॉर्मूला तो बेसिक भी बताना है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड V1 थी और टाइम हमने अपनी तरफ से माना जो कि कट गया डेल्टा टी। वैसे वॉल्यूम निकाला तो वो होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ये यहाँ से आ गया। वैसे दूसरे के लिए सेम किया तो V इंटू डेल्टा टी इधर इंटर आउट के लिए, और यहाँ पर वॉल्यूम के लिए ये सेम वही चीज़ प्रोसेस लगाया रिपीट करके। अब हमने अगर सेम टाइम माना है डेल्टा टी तो मास तो इक्वल होगा ना इधर और उधर का, दोनों तरफ का। इंटर और एग्जिट अगर सेम टाइम में हो रही तो वो सेम होगा, बिल्कुल समझ लो। अगर इंटर और एग्जिट सेम टाइम में हो रही तो जो मास है वो सेम होगा, ये कहीं का भी रूल होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने इनको आपस में इक्वल किया और ये प्रूफ कर दिया। यहाँ पर जो चीज़ें कटनी थी कट गई और ये प्रूफ करना था, ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक। ये चीज़ इतनी अच्छे समझ में आई। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इसमें देखो आगे बढ़ने कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई इसमें कह दे कि सवाल कैसे आते, देखो सवाल कैसे आएंगे, आपको एरिया दे देंगे, है ना, आपको दे दिया 2 मीटर स्क्वायर और दूसरा एरिया दे दिया 3 मीटर स्क्वायर। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेन प्रूविंग है जो CBSE बोर्ड वगैरह में ज़्यादा आएगी, जेईई मेंस के भी क्वेश्चन आते हैं, उनके भी अभी बता देते हैं। आपको एक सी वेलोसिटी दे देंगे, आपको कितनी V1 की वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड मान लो, ठीक है। तो आपसे कहेंगे क्या भाई A2 की जो है वेलोसिटी बता दो, हाँ A2 की जो है वेलोसिटी बता दो, यानी कि V2 बता दो, ठीक है। ये तो आपके CBSE में इतना लेवल कर सकता है, ठीक है। और कोई अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, देखो आपसे कहेगा ये हमारा वो लगा हुआ है, ये आपका है, यहाँ से पाइप को हमने केवल इतना छोड़ा है, इतनी जगह दी, ठीक है। और कहेंगे ये यहाँ से लिक्विड इतना फ्लो कर गया 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये जो है आपको हाइट दे देंगे, मान लो 5 मीटर दे दी है ना। अब आपसे पता है इसमें क्या कहेंगे, सब कुछ निकाल लोगे, ये आपका स्पीड वगैरह निकाल लोगे आराम से, ठीक है। ये चीज़ नहीं देंगे, ये चीज़ कहो तो ना दें, ठीक है। आपसे कहेंगे ये ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर स्पीड दे देंगे 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका एरिया दे देंगे, मान लो इसका कुछ एरिया है, यहाँ पर कुछ एरिया A2 है, A1 है, अभी हम नॉर्मल मान रहे हैं। आपसे कहेंगे पहले ये निकालो, यहाँ तक तो निकाल लिया, फिर जो जेईई मेंस वाले क्वेश्चन क्या बनाएंगे, आपसे कहेंगे बताओ ये कितना लंबा रेंज तय करेगा। अब ये देखने में लग रहा है बड़ी भयानक चीज़ आ गई, लेकिन इसमें कुछ भी भयानक नहीं है। देखो भाई आपको कुछ देखो यहाँ पर ये हाइट दे दी गई है, हाइट दे दी गई है, तो आप न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, न्यूटन की जो हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप यहाँ पर टाइम निकाल सकते हो, और फॉर्मूला लगाओगे आप ux इंटू टाइम का, समझ रहे हो, और आप वेलोसिटी बता सकते हो। वेलोसिटी जब पता चलेगी
जब आपको वेलोसिटी पता चलेगी तो आप आराम से मतलब यहाँ से टाइम निकालोगी, और जब आपको वेलोसिटी और टाइम पता चलेगा तो आप डिस्टेंस आराम से निकाल दोगे। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी तो दे देंगे, या फिर मान लो यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड थी तो यहाँ की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। दिक्कत कहाँ आएगी, टाइम कहाँ है, टाइम तो बताओ कितने समय तक ये काम हो रहा है, उसके लिए न्यूटन काम आएगा। ठीक है, न्यूटन की आप सेकंड इक्वेशन लगाओगे, ऐसा सवाल हो जाएंगी। ये बताने की जरूरत नहीं कौन सी इक्वेशन लगाना है, जब वहाँ देखोगे अच्छा ये हमने बताया था 3 चीज़ें देंगे, चौथी निकालनी होगी, या 2 चीज़ें देंगे, तीसरी निकालनी होगी, बस इतना ही होता है। ज़्यादा न्यूटन की इक्वेशन में कुछ इतना सिस्टम नहीं है, तो आपको अभी इतना नोट करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा, अगर इसको देख के एक सवाल और सबके दिमाग में आता होगा, जो स्कूल वाले तो लगभग पूछ ही लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस में बेस है। ठीक है, पहले तो अभी आपको स्टॉप करके बताना है, जिसने अच्छे से लेक्चर देखा है वो समझ गया होगा किसके ऊपर बेस है, और जिसे नहीं पता वो अब हम बताने जा रहे हैं क्या है। तो वो बेस होता है मास के ऊपर, किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। अब किसी को अभी भी डाउट है कि कंजर्वेशन मास के ऊपर क्यों बेस है, तो बहुत सिंपल सी बात है, वो ऐसे बेस है भाई, तुम खुद सोचो, हमने अभी जो चीज़ प्रूफ की वो किस हिसाब से की, हमने मास को एज अ कांस्टेंट मान के प्रूफ की, तो मास का कंजर्वेशन लगाया कि मास इंटरिंग में जितना था आउट में भी उतना ही है, जितना इंटर करने में था उतना ही आउट में भी था, बाहर निकलने में ना, या फिर फ्लो आउट करने में, जिसको आप किसी भी भाषा में बोलो, ठीक है, वो तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो मास जब कंजर्व्ड हुआ तब आपका जाके ये प्रूफ हुआ। तो किस में बेस है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आपका कंजर्वेशन ऑफ मास में। अब बर्नौली थ्योरम हमारा ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ये किस में बेस है, तो अगर आपके पास टाइम है तुरंत आप नीचे कमेंट करो और हम लोग आगे बर्नौली थ्योरम में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम देखो कहता क्या है, अभी पहले समझेंगे ना, फिर हम लोग प्रूविंग करेंगे। बर्नौली थ्योरम आपका देखो, बर्नौली थ्योरम की जरूरत के ऊपर ये भी समझेंगे। मान लो कि हम स्टेडी फ्लो की बात करें, मतलब इसमें लिक्विड रुका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपकी मान लो यहाँ पर जो हाइट है वो है h1 और यहाँ पर जो हाइट है वो आपकी है h2। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिख ही जाएगा। ठीक, ये है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर P1 मान लो, यहाँ पर P2 मान लो, कोई यहाँ प्रेशर पूछेगा, स्टडी के लिए बात कर रहे हैं, रुके हुए के लिए, P2 - P1 इक्वल टू रो क्योंकि भाई सेम उसका होगा, H2 - H1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि स्टडी के लिए आराम से। लेकिन ये जो है, ये चीज़ जो है साइंटिफिकली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये वर्क नहीं करता हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो में। स्ट्रीम लाइन में ये वर्क नहीं करता, स्ट्रीम लाइन में इसका काम नहीं हो पाता। जिसको आप कह सकते हो स्टडी फ्लो ना, वो स्टडी स्टेट है, समझना भाई। अभी भी कोई इसमें कन्फ्यूज है तो फिर बहुत दिक्कत है। ये स्टडी स्टेट की बात है, वो स्टडी फ्लो की बात है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। अब ये क्या है बर्नौली थ्योरम, तो पहले हम लोग लिख देते हैं फिर अच्छे से प्रूफ करेंगे। होती है आपकी P1 + ρgh1, ठीक है, प्लस आपका हाफ ρv, ये वेलोसिटी वाला भी है ना, स्क्वायर इक्वल टू P2 + ρgh2 प्लस आपका आएगा, ये V1 यहाँ लगेगा, ठीक है, प्लस हाफ ρv2 स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, या फिर इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, P + ρgh प्लस हाफ ρv स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ठीक है, अब इसमें क्या टर्म है, कौन है, सब कुछ समझेंगे, और इसके जो दूसरा फॉर्म है उसकी भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये जो ये चीज़ जो आई है, ये कहाँ से आई है? लोगों के मन में हज़ारों सवाल आ गए होंगे, आप लोगों के मन में, कि कैसे आई है, ये कैसे आया, कैसे इसकी प्रूविंग होगी, इसमें क्या चीज़ चाहिए। तो इसमें हमको एक चीज़ का यूज़ करना है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और कुछ कॉन्सेप्ट और का भी यूज़ करना। तो कोई भूला तो नहीं है, हम लोगों ने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। पुरानी चीज़ें अगर भूलते जा रहे हो तो ये बहुत गलत है, इसीलिए कहा था कि नोट्स बना के रखना है। तो जिनके नोट्स नहीं बने वो वर्क एनर्जी थ्योरम का देख लेंगे जाके। वैसे यहाँ पर हम छोटा समझा ही देंगे, लेकिन अच्छा डीप नॉलेज चाहिए किसी की, तो आप प्रीवियस लेक्चर में रिटर्न जा सकते हो ना। कोई एक ऐसी चीज़ है जो हम भूल गए हैं या समझ में नहीं आ रही है, या फिर नोट्स से देखने में समझ में नहीं आ रही, तो आप लेक्चर में जाके दोबारा देख सकते हो हमारे चैनल एग्जाम लेजेंड्स पे। तो ये आपको इतना भी नोट करना है, ये पहले लिख लिया करो कि हाँ ये प्रूविंग है। पता किससे क्या फ़ायदा है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी, ये पहले लिख लेते हो तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करता है। अब ये नोट करो, हम लोग अब सीधा प्रूविंग में आते हैं। देखो अब हम ये जो वीडियो है इसको बनाने के लिए, मतलब ये जो है आपका बर्नौली थ्योरम,
इसको समझाने के लिए अच्छे से, और ये वीडियो में आपको ऐसा समझ में आए कि जो बहुत आपको कोचिंग वाले भी समझाते हैं और आपका ज़रा टाइम भी ना वेस्ट हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है तो हमने इसको लिख लिया है और ऐसी ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे और अच्छे से ये नहीं समझाएंगे। तो इसमें तो देखो हम क्या सबसे पहले करेंगे, ये हमने फिगर बना के रखा है, वी विल कंसीडर फ्लूइड बिटवीन ए एंड बी एंड इन डेल्टा टी फ्लूइड मूव्स टुवर्ड्स ए बी। ये हमने फिगर बनाया पूरा, ठीक है। आपका ये जो है फ्लूइड आपका ए में है, ए में है, ए से बी में, लेकिन डेल्टा टी के बाद आपका A1 से B1 तक चला गया। यहाँ से देखो ये यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, समझना अच्छे से बात, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक। कितने टाइम में, डेल्टा टी में। तो इसने कितनी डिस्टेंस ली, V1 डेल्टा टी और यहाँ पर V2 डेल्टा टी। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखो इसकी हाइट जो हमने ले ली ऊपर से इतनी है, ठीक है। यहाँ पर P1 A1 और वेलोसिटी V1 ली है, यहाँ पर आपकी P2 A2 और वेलोसिटी आपकी V2, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ किसका करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, जो भी हमने जस्ट पहले पढ़ी है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा आपका टोटल वर्क डन ही हम लोग देखेंगे, ठीक है भाई। वर्क डन आपके वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा यूज़ करना है, ठीक है। तो हम वर्क डन निकाल लेंगे पहले, तो इसकी वजह से कितना होगा। तो देखो वर्क डन एक तो होता किसकी वजह से, इनमें लिखा है बाय ऑल फोर्सेस। तो इसमें पहले हम याली देख लेते हैं, इसमें जो फोर्स, इसके जो प्रेशर की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो देखने वाले हैं, फिर हम ग्रेविटी वाला भी वर्क डन देखेंगे, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से कैसे वर्क डन होगा, एक तो ये जो ए है, ये इसको ए डैश तक इसने भेजा, डिस्टेंस कवर की, तो वर्क डन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो उसको हमने ए डैश से दिखाया, ए को ए डैश तक गया, ठीक है। ए डैश आप इसको कह सकते हो, यहाँ पर भी गलत बना है, हाँ ए डैश कर लो, ठीक है। और फिर आपका क्या, इसमें जो बी जो है, ये बी समझना अच्छे से, बी डैश, इसमें देखो क्या हुआ, इसने इसको यहाँ तक किया, लेकिन अब आप लॉजिक से देखो एक चीज़ अच्छे से समझना, ये जो चीज़ें लिक्विड इधर जाना चाहता है कि नहीं, ये तो प्रेशर इधर की तरफ लगाएगा, बात सही है कि नहीं, बिल्कुल ना, ये इधर की तरफ प्रेशर लगाएगा, लेकिन ये लिक्विड गया कहाँ, इधर की तरफ। तो यहाँ पर प्रेशर जो है हमारा, उसकी वजह से जो फोर्स है और जो वर्क डन है वो निगेटिव होगा, समझो फिर से बात। ये जो है यहाँ पर तो इसने यहाँ धक्का लगाया, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर प्रेशर हमेशा क्या होता है, लिक्विड में अपोजिट साइड में लगता है, ये तो लॉजिक है। यहाँ पर प्रेशर लगा इधर और भाई चला गया उधर, यहाँ पर फोर्स लगी इधर, चला गया इधर, तो ये हो गया वर्क माइनस, ये हो गया प्लस, बस वही यहाँ पर हमने दिखाया है, ठीक है। P1 आपका वर्क क्या होगा, P1, ये चीज़ इतनी समझ में आ रही है कि नहीं पूरी, ठीक है। ये आपका क्या होगा P1 A1, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, आप लोग सोच रहे होगे कि ये तो चलो ठीक है, हाँ फोर्स, ये चीज़ क्या है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए क्या। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये मेरी फोर्स है P1 A1 और V1 डेल्टा टी क्या है, ये हमारी क्या है, डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये माइनस में क्यों है, अभी लॉजिक बताया। देखो इतने यहाँ पर सबको कंफ्यूजन होता है, ये आपको जल्दी कोई टीचर नहीं बताएगा, ये ऐसे कैसे यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो आपको याद रखना है, हम लोग ए बी से ए डैश बी डैश तक गए। देखो इन डेल्टा टी फ्लूइड, ये इतनी चीज़ लिख दो कि एग्जामिनर नंबर भी कभी नहीं काटेगा, ये CBSE वालों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो इतनी हुई, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ है जो मान लो इसे यहाँ पर ये इतनी चीज़ आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ बातें यहाँ से होंगी कि ये चीज़ इतनी आई, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ये चीज़ जो है आपस में जो है फिर ये इक्वल कैसे हुई, यही तो बात आएगी कि ये आपस में इक्वल कैसे हुई, ये तो बात आएगी सबके दिमाग में, ठीक है। तो उसके लिए हमने यूज़ किया इसका, अच्छे समझना, ये तो है चलो हाँ इतना आ गया, वर्क जो है टोटल इतना आया। अब ये जो आए हैं ये और ये जो वर्क आया है ये आपस में इक्वल भी हैं, ठीक है, ये आपस में इक्वल भी हैं। तो वो चीज़ कैसे हुई, वो चीज़ कुछ इस प्रकार हुई है कि हमने ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सिस्टम पूरा लगाया, ठीक है। और ये मतलब बस ये बताने के लिए कि A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है, इसका कोई इतना महत्व तो नहीं है। उसके बाद P1 A1 V1 डेल्टा टी और ये चीज़ें आपकी पूरी हुई। इससे हमने एक चीज़ यूज़ की, भाई ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और एक चीज़ और यूज़ की। देखो बर्नौली में क्या क्या यूज़ होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ यूज़ हो गया। कैसे, हमने मास को इक्वल रखा, जितना यहाँ से अंदर गया उतना यहाँ से बाहर आ गया। तो मास अगर इक्वल है तो ये और ये चीज़ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। वहाँ से हमने एक चीज़ करी, आप देखना अच्छे से, ये चीज़ यहाँ पर इतनी है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ से हमने एक चीज़ का यूज़ किया जो यहाँ पर समझ में आएगा। ये P1 रखा हुआ है अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये मिलके वॉल्यूम है पूरा, ये मिलके पूरा वॉल्यूम है। अच्छे समझो, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा भाई। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को यहाँ से हटाओ, डेंसिटी को यहाँ से हटाओ, वॉल्यूम को यहाँ भेजो, डेंसिटी को यहाँ भेजो। आप सबको क्लियर हो गया होगा ना। तो हमने क्या किया, ये पूरे वॉल्यूम की जगह, अच्छे समझना, हमने मास अपॉन डेंसिटी रख दिया। और ये जो है हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको आप लोगों को नोट करके रखना है। ये चीज़ नोट करके साथ साथ डेरिवेशन हो रहा है, हमने इसको समझा। अब ये चीज़ पूरी मिटानी नहीं जाएगी, बस इतना हम रफ करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ग्रेविटी की वजह से वर्क क्या होता है, ठीक है। आप ये पूरा नोट करो।
अब देखो जो हमें दूसरा देखना था वर्क डन आपका किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी की वजह से भी वर्क डन होगा भाई, ग्रेविटी का देखो यूज इसी का करेंगे ना लगभग आपका किसका, एनर्जी का। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एक एनर्जी होगी क्योंकि हम फोर्स हो, यहाँ पर एक एनर्जी होगी, यहाँ की एनर्जी जो ए और बी से होगी भाई, पहले यहाँ पर था इनिशियल जिसको कहेंगे ए बी और लास्ट वाली ए डैश बी डैश। तो जो चेंज इन एनर्जी है आप जानते हो, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वर्क के माइनस होती है, निगेटिव होती है। तो माइनस यू माइनस फाइनल इनिशियल, अब ये माइनस जो है जब अंदर जाएगा तो आपका हो क्या जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। समझ में आ रही बात भाई, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यू इनिशियल ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो हमने इसी ऑर्डर में इसको लिख लिया। अब ये जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यू ए बी माइनस यू ए डैश बी डैश। अब ये यू ए बी क्यों है, इनिशियल में हम यहाँ पर था अपना लिक्विड और लास्ट में देखो तभी इसको डैश से बनाया है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, ये हमारा डैश से है क्योंकि ये बात का काम है ना। अब ये ए बी है और लास्ट में आपका कितना है फाइनल, देखो ये फाइनल है तो यू ए डैश बी डैश, यानी कि लास्ट में हम ए डैश और बी डैश में आ चुके हैं। ठीक है, जब इसको आप अब देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसको अगर आप नॉर्मल सॉल्व करोगे तो दिक्कत होगी। तो एक छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा जुगाड़ है, उसको याद रखना है केवल, कुछ नहीं। ए बी है, ए बी को तोड़ लो केवल, ए डैश ए बी को तोड़ना है, ए डैश यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और आपका फिर ए डैश बी, ए डैश बी। तो ए बी को हम थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ए डैश को तोड़ो, ये इतना टूट गया। ठीक है, अब बचा कितना आपका ए बी तक जाना है, तो ए डैश बी तक आपने ए बी पूरा कर दिया। ठीक है, सेम ऐसी चीज़ यहाँ पर करो। अब यू ए डैश बी डैश को कैसे तोड़ोगे, आप ए डैश तक जाओ और बी में रुक जाओ। ठीक, अब फिर क्या करोगे, बी डैश। इससे होगा ये कि ये चीज़ें कट जाएंगी, ये चीज़ इससे कट जाएगी और बचेगा आपका यू ए डैश और यू बी डैश। अब ए डैश, जो ए डैश था उसके लिए हमने H1 हाइट मानी थी और जो बी डैश था उसके लिए H2 हाइट मानी थी। तो भाई इसमें तो सबको सिंपल सा फॉर्मूला पता है ग्रेविटेशनल अगेंस्ट एनर्जी का ना, यू पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो mgh1 और mgh2 आराम से आ गया। तो ये हमने इतना जुगाड़ लगाया ये एक चीज़ करने के लिए, और ये सेम चीज़ें भी फिर यूज़ करेंगे। अब बात आई, अब तो प्रूविंग करनी है, क्या यूज़ करके प्रूविंग करनी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर लगी हुई है वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई दो फोर्स हैं आपकी, एक किसकी फोर्स थी, ये एक फोर्स जो है हमारी, एक फोर्स की वजह से वर्क है, ठीक है चलो है, और या फिर आप इसको अच्छे से कह सकते हो जो मेरे हिसाब से वो एक है प्रेशर की वजह से, फोर्स प्रेशर ना, ऐसे कुछ भी कह सकते हो, वैसे प्रेशर ज़्यादा सही है। तो ये आपका के फाइनल माइनस के इनिशियल आया ना, यही तो होगा काइनेटिक एनर्जी माने कि के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल ए के, देखो सेम उसी तरह के ए डैश बी डैश माइनस के ए बी। तो इसको वैसे ही हमने तोड़ा के छोटा छोटा करके, क्योंकि हमको हटाना है कुछ चीज़, के ए डैश बी और फिर देखो ए डैश बी, उसके बाद आपका बी डैश और फिर यहाँ पर के ए डैश और आपका ये आ गया। इससे कटा क्या चीज़, इससे ये चीज़ आपकी कट गई। ठीक है, माइनस और प्लस वाले कट गए, ये दोनों सेम नहीं है तो ये भी कट जाते और ये कट जाते तो काम ही खत्म था, इसलिए हमें ये नहीं काटना है। समझ में आया ना इसमें क्या किया है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब इसके और एक चीज़ और देखो, इसको कैसे समझोगे भाई, के बी डैश। अब बी डैश के पास आओगे तभी तो आप क्या कहते हैं, तभी तो आप एनर्जी निकाल पाओगे। क्यों, समझो इसका मतलब, भाई वेलोसिटी तो इसी के पास है ना, इसलिए भाई बी डैश के पास, और ए आपका ये कहाँ पर आया, हाँ के बी डैश के पास तो वेलोसिटी है, क्योंकि हमने यहाँ तक की वेलोसिटी मानी है और यहाँ पर v1 मानी है, और ए डैश की वेलोसिटी मानी है v1। भाई ए डैश की वेलोसिटी बी डैश की, तो इन्हीं की वेलोसिटी लेना, तो इनको बचाओ सबको हटाओ। समझ में आ रही बात, जैसे उसमें किया था, क्योंकि इसमें ये चीज़ क्यों ली थी, क्योंकि हाइट तो ए1 ही के पास थी और हाइट तो b1 ही के पास थी, तभी तो ए1 देखो यहाँ पर ए डैश और बी डैश, ए डैश के बाद ये लास्ट में इसी के पास है, तभी तो हाइट मिली हमें। चलो चीज़ इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद क्या थी भाई, जो फोर्स आई थी आपकी इसकी वजह से, यहाँ फोर्स की वजह से आई वो भी लिख सकते हो या प्रेशर भी लिख सकते हो। तो इतना हमने ये चीज़ ये जो आई थी प्रेशर की वजह से ये यहाँ लिख दी, ग्रेविटी की वजह से इसको यहाँ पर लिख दिया, इनकी जो फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। डैश जो आपका एम डैश कट गया, यहाँ से कॉमन लोगे एम डैश कट जाएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो P1 माइनस P2, ठीक है कट गया ना। हमने अब ये आप कहोगे कि P1 माइनस P2 कैसे आया, हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, डिवाइड बाई डेंसिटी या फिर रो कर दो, रो हमारी डेंसिटी है ना। ठीक है, जब डिवाइड किया तो यहाँ पर P1 माइनस P2 बचा, यहाँ पर आपका क्या हुआ, मास अपॉन, अच्छा मास बता रहे हैं, ये आपका कितना आ जाएगा रो जी H1 और ये आपका कितना आ गया माइनस का रो जी H2। ये चीज़ इतनी समझ में आ रही कि नहीं पूरी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हुआ, चीज़ इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हुआ, हाँ इसमें एक चीज़ करनी थी, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, मास जो है उसको तो हमें रखना है, ठीक है, तो आपको मास को जो है वो डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना, ये रो जी H1 आ जाएगा, ये रो जी मास अपॉन आपका जब वॉल्यूम करेंगे हम लोग तो ये आपका कितना आ जाएगा रो
डेंसिटी से डिवाइड करना है, ठीक है, डेंसिटी से अच्छा डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने मास को काट दिया। देखो पहले अगर साथ में कराते चले वो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन ये ना कि समय ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी ना बने, इसलिए इसमें होता है खुद करते रहो तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अभी यही खुद कर रहे होते तो इतनी दिक्कत ना होती। तो भाई क्या हुआ, इसके डेंसिटी कट गई, यहाँ पर मास पहले कट गया था, यहाँ जी रो आ गया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना था ना, बस यही तो मल्टीप्लाई, बस अब सब कुछ सही, मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है तो कहीं ना कहीं एक आधी गलतियाँ होती हैं। रो जी H1 रो जी H2 मल्टीप्लाई में, फिर आपका यहाँ पर भी देखो केवल V² बचा था, लेकिन यहाँ रो आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमने शुरुआत में लिखी थी वो आप लोगों ने लिख के रखा है, तो आपको करना क्या, ये P1 रो जी H1, ये जो 1 वाले इनको एक तरफ कर लो, सब टीचर आपसे यही कहेंगे 1 वाले को एक तरफ कर लो, करने में आसानी होती है, और 2 वालों को एक तरफ कर लो। ये चीज़ जैसे हो जाए तो पहले तो ये लिखोगे ऐसे, इसको बंद करो अपने स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर आप लिखोगे ये चीज़ नॉर्मल केवल, और आप इसको ऐसे प्रूफ कर दोगे, बस ओके। अब इसके बारे में अभी थोड़ी और बात करेंगे, आप जब तक ये नोट कर लो। अब देखो ये जो आपका बेस है किसके ऊपर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे बेस वो भी बताएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है आपका बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली थ्योरम। फॉर्मूला क्या था, सबने लिखा होगा P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये कांस्टेंट ना, यही चीज़ तो है, ये कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझना, अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो समझना 2P1 प्लस रो जी H1 इक्वल P2 प्लस रो जी H2। अब आप यहाँ से देख सकते हो P1 माइनस P2, अच्छे से अगर देखें तो हाँ P2 माइनस P1 इक्वल आ जाएगा रो जी H2 माइनस H1 की, ये चीज़ होगी। ये चीज़ जो है ये हमने कहा था जब स्टडी फ्लो, तो देखो ये फॉर्मूला जो है ये चीज़ ये बताता है, जो हमने प्रूविंग की है वो कहीं से भी गलत नहीं है ना। बहुत टीचर आपसे कह देते हैं कि बर्नौली थ्योरम में क्या चेंज होगा अगर स्टडी फ्लो हो, स्टडी फ्लो नहीं स्टडी स्टेट हो। स्टडी फ्लो तो होता ही है जिसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं, स्टडी स्टेट में क्या होगा, तो स्टडी स्टेट में हमको अपना नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था सबसे वो हमको मिल जाएगा, वो आपका ये है, ठीक है, अगर वेलोसिटी ना हो यानी कि फ्लो ना हो। अब इसमें एक चीज़ और है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, तो इसमें 3 एनर्जी होती है। एक होती है प्रेशर एनर्जी, यही हम बता रहे थे, प्रेशर, देखो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा, फिर आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट में होती है काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी। अब ये कैसे होती है अभी देखना समझ में आएगा। भाई प्रेशर एनर्जी जो होती है, प्रेशर एनर्जी अच्छा समझना, अच्छा और अच्छे समझना, तो देखो प्रेशर एनर्जी बाई वॉल्यूम होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाई वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी बाई वॉल्यूम, तो सबके अपॉन में होता है वॉल्यूम। अब तो सबसे मन में आएगा पहले प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। फिर प्रेशर एनर्जी है ना, उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और हम लोग क्या बात करें, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम की, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम की ना, प्रेशर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की, तो ये हमारा प्रेशर ही आ जाता है। तो पहली वाली चीज़ देखो यहाँ से समझ में आ रही कि नहीं, प्रेशर है पहले सबसे, ठीक है, ये देखो यहाँ पर प्रेशर है ये सबसे पहले, तो प्रेशर वाली चीज़ समझ में आई। अब पोटेंशियल एनर्जी बाई वॉल्यूम क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, अपॉन में वॉल्यूम लगाया हो गया रो जी एच। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही कि ये रो जी एच है, ये देखने में लग रहा है लेकिन ये है क्या, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसको देखने से ही पता चल रहा है, इसको देखने से पता चल रहा है। लास्ट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वो होता है हाफ mv² अपॉन में वॉल्यूम है, वॉल्यूम लगाओगे आएगा रो v²। समझ में आई। तो यहाँ से हम ये समझ गए कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कैसे बेस है, ये भी अच्छे से बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, इसके पूरे नोट्स बनाने हैं, और बर्नौली थ्योरम की एक एक चीज़ अच्छे से आपने नोट की होगी, क्योंकि अगर इतना सा पॉइंट भी मिस किया होगा ना तो समझ में नहीं आएगा जरा से भी। सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ पर था, जो हमने ये फ्लो किया था, यहाँ पर ये जो था A से A' में जाना और आपका B से B' में जाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें कभी भी गलती ना करना, ठीक है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी थी V1 dt वो तो सब नोट ही कर लिया है, इसमें अगर गलती करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपको रिवाइंड करके 1-2 बार लेक्चर चाहे देख लो, मतलब ये आला देख सकते हो, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आती बहुत लोगों को। वैसे हमने ट्राई ऐसा किया है, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, जो A वाला था, वो बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको ऐसा ही लेक्चर चाहिए जो मतलब अच्छे से समझाए बिल्कुल, तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों को ना, भाइयों को, जिसको भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा रीच बढ़ेगी हमको उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और लेक्चर्स प्रोवाइड कराने के, वो भी एकदम क्वालिटी एजुकेशन में, ठीक है। आप देखो इसमें
क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी जो है आपकी A1 दी गई है। बहुत ट्यूशन टीचर आपसे 1000 रुपये 2000 फीस वो करेंगे, बहुत बच्चे जाते भी होंगे, लेकिन आपको ये इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। तो आपको बस शेयर करना है और चैनल को जितना हो सके आपको जितना हो सके शेयर करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा तक हम लोग पहुँचेंगे उतना ही आपका भी मतलब फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जितने दोस्तों को फैलाओगे उनसे आप डिस्कशन वगैरह करोगे और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अकेले देख लो लेक्चर, सोच लो हमारे दोस्त को कुछ ना पता चले तो उसमें आपका ही घाटा है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।